continue and finish the concept of rolling bodies today. हमने रोलिंग बॉडीज का काइनेमेटिक्स समझ लिया है। हमने रोलिंग बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग बॉडीज का एंगुलर मोमेंटम यह आर्टिकल समझ लिए थे। और फिर उसके बाद हमने लास्ट आर्टिकल में यह भी समझ लिया था कि किसी भी रोलिंग बॉडीज में फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जाना चाहिए। हम उसी चीज को आज कंटिन्यू करते हैं और सिचुएशन को कंपेयर करने से के लिए मैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम कराता हूं। इस प्रॉब्लम को पहले हम करके इसके रिजल्ट को हम दिमाग में बैठाते हैं और फिर हम कंपेयर करेंगे एक रोलिंग बॉडी के लिए। सबसे पहले हम एक ब्लॉक के लिए प्रॉब्लम करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। यह एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है और इस फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन का यह एंगल थीटा है। इसके ऊपर यह ब्लॉक रखा है जिसका कि मास स्मॉल m है और ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज mu and this mu is insufficient to prevent motion of block. इस ब्लॉक की मोशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। यह ब्लॉक किसी h हाइट पर है। नाउ दिस इज द सिचुएशन। इस सिचुएशन का हम क्यों ना कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम इसमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटीज और एनर्जीज हम इन सभी के बारे में थोड़ा सोचते हैं और इसके रिजल्ट को दिमाग में बैठा के फिर अगला सवाल जो मैं दूंगा, इस ब्लॉक की जगह पर किसी मास का मैं स्फीयर रख दूंगा, स्फीयर जिसका कि रेडियस r होगा और उसके लिए इस सिचुएशन को रिपीट करूंगा और फिर हम उन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यह ब्लॉक जो कि इंक्लाइन प्लेन पर थीटा एंगल पर है, इस ब्लॉक पर एक तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज gravitational force due to gravitational pull of the earth. Beside this force, यह inclined plane इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगाएगा। क्योंकि ब्लॉक की कोई ज्योमेट्री नहीं दे रखी है, हम इसे पॉइंट मास मान लेंगे और पॉइंट मास मान के उसके सेंटर ऑफ मास पे यह नॉर्मल रिएक्शन लगा देंगे। बिसाइड दैट, क्योंकि ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन के साथ में फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, इसलिए यह जो हॉरिजॉन्टल यह जो इंक्लाइन प्लेन है, इस ब्लॉक को, इसकी मोशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से लगाएगा। दिस वुड बी द थ्री फोर्सेस दैट वुड एक्ट ऑन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक पर यह तीन फोर्सेस ही लगेंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस, इसके अलावा कोई चौथी फोर्स नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम हमने चूज कर लिया।
उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई कर ली। इसके बाद अगला हमारा काम होता है, हम कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करते हैं। यह चूज करते हैं कि हम किस कोऑर्डिनेट एक्सेस में काम करेंगे और उस कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग सारी फोर्सेस को देखते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करते समय जो नियम है, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सेस कुछ इस तरह से चूज की जाए जिससे कि आपको रिएक्शन फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करना पड़े। रिएक्शन फोर्सेस या नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस, दिस आर द रिएक्शन फोर्सेस, इन्हें रिजॉल्व नहीं करना पड़े। इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस इस तरह से ले along the inclined plane perpendicular to inclined plane, तो इस सिचुएशन का एनालिसिस सबसे आसानी से होता है। इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लेने से हमें नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हमें रिजॉल्व करना होगा सिर्फ एमजी को। एमजी को रिजॉल्व करने के लिए हम एंगल देख लेते हैं कि यदि यह एंगल थीटा है तो कौन सा एंगल थीटा होगा। हम ट्रिग्नोमेट्री से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि यह एंगल थीटा होगा। यदि यह एंगल थीटा होगा तो हम इसे, इस कंपोनेंट को mg cos थीटा कंपोनेंट कह देंगे और इस कंपोनेंट को हम mg sin थीटा कह देंगे। अब हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। यह नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। अब यदि यह ब्लॉक मूव हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं है, तो यह ब्लॉक ए से इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होएगा। इन दैट केस यदि ब्लॉक मूव हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रही है, तो वहां पर जो एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट शुड बी मैक्सिमम अवेलेबल। जो एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एफआर इज एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसको निश्चित मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स ही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी उसे रोक नहीं पा रही है। एंड दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू एन। तो दिस एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो कि मैक्सिमम लग रही है उसके बावजूद भी ब्लॉक नहीं रोक पा रहा है, जो कि म्यू इनटू एन है। एन की जगह पर यह वैल्यू रख दे, म्यू mg cos थीटा। अब हम कहते हैं mg sin थीटा इज द ड्रैगिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स। mg sin थीटा ड्रैगिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स है। और इन दोनों फोर्स की वजह से बॉडी ए से एक्सीलरेट हो रही है। हेंस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma। फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर यह वैल्यू लिख दो, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। m से m आउट कैंसल्ड और वहां पर हमें एक्सीलरेशन मिल गया g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू जी म्यू cos थीटा minus mu cos theta. This is the acceleration of the body. अब इसके बाद हमसे सवाल पूछा जा सकता है, what would be the velocity of body when it reaches the bottom? बॉटम पर जब यह पहुंची तो इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो सकती है? तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट L, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h अपॉन L इज साइन थीटा। So L is h upon sin theta. L is h upon sin theta. अब हम s is equal to ut plus half at स्क्वायर लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u is 0,
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहे हैं, तो एस की जगह पर हम डिस्प्लेसमेंट एल लिख दें, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे तो टाइम निकल जाएगा कि कितने समय में नीचे आ रहा है, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे टाइम निकल इस तरह से निकलेगा, h अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ए की जगह जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी विल गेट कि कितने टाइम में वह ब्लॉक नीचे गिरेगा। वेलोसिटी यदि निकालना है तो अब इस टाइम को निकाल के v इक्वल टू यू प्लस एटी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन की जगह यह वैल्यू g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा into displacement is L sin theta। इस तरह से वेलोसिटी स्क्वायर हो गई 2gl 2gl माइनस 2 म्यू gl बाय tan थीटा। यह वेलोसिटी हो गई। हम काइनेटिक एनर्जी इधर से निकाल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर करके। सेम चीज हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, ये तो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट हुआ। हम वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा भी इस काम को कर सकते थे। वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा हम काम ऐसे करते कि जब यह पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरा तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। जब यह इधर से इधर आया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, या हम यह कह सकते हैं दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन, यू कैन ऑल्सो से दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। यह वर्क डन बाय ग्रेविटी दो फॉर्म में गई है। एक तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाल लिया है म्यू mg cos थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन is friction force dot displacement, और यह है म्यू mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट है L sin थीटा। दोनों अपोजिट है, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, हेंस नेगेटिव साइन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू mgl by tan theta। Now, work energy theorem says that work done is change in energy. Work done is change in energy. Work done कितना हो रहा है जरा देखिए, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन हो रहा है mgh, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन हो रहा है mgh, और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है माइनस
म्यू mgl बाय tan theta. This net work done and this is equal to change in energy. एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. इधर काइनेटिक एनर्जी 0 है, इधर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर. m थ्रू काट दो, वेलोसिटी स्क्वायर के लिए सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमने ऊपर ऑब्टेन करा. वर्क एनर्जी थ्योरम से ये काम 2 स्टेप में हो जाता है. वी हैव मल्टीपल मेथड ऑफ सॉल्विंग सेम थिंग. अब हम एक बात देखें, इधर एनर्जी कंजर्व नहीं हुई है. एनर्जी कंजर्व इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वहां पर एक डिसिपेटिव फोर्स लग रही थी, फ्रिक्शन फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स है. तो इस डिसिपेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो लूज हुई है और वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुई और कम हो गई. मैकेनिकल एनर्जी कम हो गई. इधर mgh एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जबकि इधर जो काइनेटिक एनर्जी है वह कम हो गई है. देखिए mgh माइनस इतनी एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट कम हुई है. दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज Fr डॉट s माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू L sin थीटा, L बाय sin थीटा. माइनस इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड हो रहा है. फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव वर्क होता है. नेगेटिव वर्क होना मतलब वो फोर्स उसकी एनर्जी को कम करेगी. हाँ बोलो. हाँ बोलो. L बाय, हाँ इधर h बाय, बिल्कुल मैंने ये गड़बड़ी कर दी. इधर h बाय साइन थीटा लिखना है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. L इधर मैंने कहा h, इधर से ही गलती लिखना चालू कर दी ना. v स्क्वायर इधर भी बिल्कुल सही. L बाय साइन थीटा लिखना चाहिए, इधर भी L बाय साइन थीटा लिखना चाहिए, इधर भी h. वैसे बिल्कुल सही. L इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा और इधर मुझको वहां डिस्प्लेसमेंट h बाय साइन थीटा ही लिखना चाहिए. बाय मिस्टेक में हर जगह जहां h बाय साइन थीटा लिखना था वहां गलती से L बाय साइन थीटा लिखता गया हूं, उसको सुधार दीजिए. दिस इज वेलोसिटी स्क्वायर और इधर से भी यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन. अब यह तो हुआ द मोशन ऑफ अ ब्लॉक ओवर अ इंक्लाइन प्लेन. Now let's compare motion of this block over inclined plane by a motion of a sphere over a similar inclined plane. एक स्फीयर जब इस पर रोल करेगा तो हम उस सिचुएशन को इससे कंपेयर करेंगे. बड़े ध्यान से देखिए इसको.